नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से संभव बुक सीरीज में। यहां हम भौतिक, भूगोल, फिजिकल, ज्योग्राफी, प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आपका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 18 जेट स्ट्रीम। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जेट स्ट्रीम कई प्रकार से आपकी परीक्षा में जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे आप साइक्लोन समझते हैं, जैसे आप मॉनसून को समझने की कोशिश करते हैं, है ना, रेनफॉल समझने की कोशिश करते हैं, क्लाइमेट, जलवायु समझते हैं। इन सभी दृष्टिकोण से जेट स्ट्रीम का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई अगेन रिटरेट, बहुत ही छोटा लेसन है 30 मिनट का, पर इसको अच्छे से सुनिएगा क्योंकि इस पे कई प्रश्न बन चुके हैं और आगे भी बनने वाले हैं। सबसे पहले जेट स्ट्रीम की परिभाषा समझनी है दोस्तों आपके पास में, कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इस पर्यावरण के अंतर्गत वायुमंडल में कई सारी जो है एटमॉस्फेरिक लेयर है। उसमें सबसे नीचे वाली जो लेयर है जिसको हम शोभ मंडल, ट्रोफोस्फेयर कहते हैं, इस ट्रोफोस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से पे यहां बहती है यह जेट स्ट्रीम्स। यहां पे ये बहती है दोस्तों आपके पास में। जेट स्ट्रीम कहां बहती है आपके पास में? सबसे पहले यह ऊपरी वायुमंडल में तेज गति से बहने वाली संकरी वायु धाराएं हैं। यह कहेंगे अपने आप में एक जो है, जैसे अपन जो विंड्स कह सकते हैं, है ना, विंड्स आपके पास में फिर भी थोड़ी सी कहीं कहीं जो है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर, यहाँ पे एक नैरो पर्सपेक्टिव में इनको कहा जा रहा है। और पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा के अंतर्गत है? जैसे हम कहते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है और वह वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूर्णन करती है। तो जो पृथ्वी का घूर्णन पूर्वी दिशा में है, तो यह भी मुख्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर ही बहती है दोस्तों। और हमारा ये शोभ मंडल की ऊंचाई कहां तक है? तो शोभ मंडल की ऊंचाई हम 8 से 13 किलोमीटर तक बताते हैं, 9 से 13 किलोमीटर इन रफ। तो यह भी लगभग सतह से 11 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे बहती है। जियोस्ट्रॉफिक है, भूविक्षेपी पवने हैं दोस्तों आपके पास में। ये धाराएं आसन्न वायु द्रव्यमानों के बीच में तापमान व दाब अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं। क्यों होती हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास सबसे पहले अपर वायुमंडल में, ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से लगभग 11-13 किलोमीटर की ऊंचाई पे शोभ सीमा के आसपास में यह बहती है। हजारों मील लंबी होती है, सैकड़ों मील चौड़ी होती है और यहां पे थाउजेंड्स ऑफ द माइल वाइड भी इसको कहा जा सकता है। स्पीड अगर देखा जाए तो दोस्तों 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा इनकी स्पीड हो सकती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये जेट स्ट्रीम्स। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे बहती हैं, ट्रोफोस्फेयर की सीमा, ट्रोपोपॉज या जिसको हम कहते हैं शुभ सीमा के आसपास में। यह समझना है कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों इक्वेटर के आसपास से। जो इक्वेटर के आसपास में, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहां से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और दोनों तरफ यह जाना शुरू करती है और यहां पे लगभग यह हाई प्रेशर के ऊपर नीचे आती है, ठीक है ना पवने। इस वाले क्षेत्र के अंदर जो है आपकी जेट स्ट्रीम्स बहती है। फिर इस वाले क्षेत्र में भी जेट स्ट्रीम्स बहती है आपके पास में, ठीक है। यहां पे आपके पास में जो जेट स्ट्रीम्स लगभग सब ट्रॉपिकल एरिया के ऊपर बहती है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। जो जेट स्ट्रीम लगभग आपके 66.5 के आसपास में, ये पोलार जेट स्ट्रीम जो है इनको कहा जाएगा। दिशा कौन सी है? दिशा है दोस्तों आपके पास में पश्चिम से पूर्व दिशा। कौन सी दिशा है? पश्चिम से पूर्व दिशा। और दोनों ही गोलार्ध, जैसे भूमध्य रेखा के उत्तर में भी यहां पे बहती हैं और दक्षिण में भी आप देखेंगे तो ये दो जेट स्ट्रीम्स बहती हुई नजर आएगी। कौन सी है? सब ट्रॉपिकल व पोलार जेट स्ट्रीम्स यहां पे आपको देखने को मिलेगी। अब याद ये रखना है आपके पास में कि जैसे हमारे पृथ्वी की सतह पे पवने, विंड्स क्यों बहती हैं? कि सर तापमान के कारण दाब अंतर होता है, प्रेशर ग्रेडियंट है, और प्रेशर ग्रेडियंट के कारण हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ पवने बहती है, ठीक है। ठीक ऐसा ही उच्च वायुमंडल में भी हो सकता है। उच्च वायुमंडल पे भी तापांतर व दाबांतर, टेम्परेचर डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण ही ये पवने चलती है। जैसे कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है आपके पास में, वहां पे ठंडी पवने हैं, जबकि जो आपके पास में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ की पवने तीव्र होगी, तापमान ज्यादा होगा, यहाँ पे जो है लो प्रेशर होगा। अब ये ठंडी वायुमास है, ये गर्म वायुमास है, इन दोनों के बीच में
अपर एटमॉस्फेयर में यह पवने बहती, इन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है दोस्तों। अब भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, भूमध्य रेखा व ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये दाब में भी, प्रेशर में भी कहीं न कहीं डिफरेंस होगा, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण, है ना। तो तीन कारण है। कारण क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण यह पूर्व दिशा की तरफ बहती है, ठीक है ना। बाकी टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये अपर एटमॉस्फेयर में जनरेट होती हैं। दो प्रकार की हैं, ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय वायुदाबों के बीच के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। जेट स्ट्रीम्स दोनों ही गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिणी गोलार्ध में भी बहती हैं, ठीक है ना। दो होती है, एक ध्रुव के पास है कोल्डर जेट स्ट्रीम, एक इक्वेटर के पास है वार्मर, सब ट्रॉपिकल हुई होगी और ये होगी पोलार, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की होती है। क्या ये जैसे दिखाया जाता है सीधी बह रही है? नहीं सर, ये सीधी नहीं बहती। यहां पे भी प्रेशर और टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण यह आपके पास में परवलयाकार हो सकती हैं, आपके पास में जिगजैग मूवमेंट करती हैं, है ना। इनका पथ जो है आपके पास में टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। इन्हें रॉसबी वेव्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉसबी वेव्स भी कहा जाता है। जैसे कि ठंडी पवनें होती हैं आपके पास में, और गर्म ठंडा वायु पार्सल जो होता है, जिसको एयर पार्सल कह सकते हैं, और वार्मर एयर पार्सल, इनके बीच में जो है लगातार एक प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलता है। सो लो प्रेशर एरिया और यहां पे देख सकते हैं हाई प्रेशर एरिया, इसके ठीक बीच में इस प्रकार से यह जेट स्ट्रीम्स बहती है दोस्तों आपके पास में, ठीक है ना। लोअर प्रेशर से जाएगी अनसेटल्ड और ठंडी हो जाएगी धीरे धीरे, और यहाँ पे जेट स्ट्रीम जब यहाँ हाई प्रेशर के आसपास से जाएगी, ये ड्रायर और जनरली वार्मर होगी, है ना। सो गोज विदाउट सेइंग, इन जेट स्ट्रीम्स का एक दूरगामी परिणाम भी हमें देखने को मिलता है। शुरुआत क्यों होती है? क्योंकि आपका जो इक्वेटर के आसपास का ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, बहुत ही ज्यादा तापमान यहाँ है, सूर्य की रेखाएं ऊर्ध्व गिरती हैं, ज्यादा टेम्परेचर है, पवनें गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और वो वापस यहाँ पे सेटल होने की कोशिश करती है। तो जो ये टेम्परेचर डिफरेंस है पोलार और आपके इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, इसी कारण ही हमें देखने को मिलती है कि सर टेम्परेचर डिफरेंस अपर एटमॉस्फेयर में भी है, टेम्परेचर के कारण प्रेशर डिफरेंस भी है, और वहां पे फिर बहती है आपकी जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम को याद रखना, बहुत ही तीव्र पवनें होती हैं। जनरली आपकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 11 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई, मतलब अपर एटमॉस्फेयर में बहती है। इन्हें भू विक्षेपी पवनें कहते हैं, है ना, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स भी कहते हैं। और ये सीधी नहीं बहती पवनें कि सर ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, ये इस प्रकार लगातार बहती है। ये रॉसबी वेव्स है। क्या है आपके पास में? लहर नुमा इनका प्रवाह होता है आपके पास में, रॉसबी वेव्स, रॉसबी तरंगों के रूप में यह बहती है। अब कहीं भी मौसमी घटनाओं में भिन्नता है ना, वह जेट स्ट्रीम की गति और स्थिति के कारण मौसम भी बदल सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां पे जेट स्ट्रीम प्रभाव नहीं दिखा सकती है अपना। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हो, पोलर जेट स्ट्रीम हो, दो तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, दो साउथ हेमिस्फीयर में, और पूरी दुनिया के अंतर्गत ये लगातार क्या कर सकती है? टेम्परेचर, प्रेशर, क्लाइमेट को चेंज कर सकती है। अब जानकारी में यह भी रखना है दोस्तों आपके पास में कि यह इस दिशा में क्यों बहती है। जनरली हम कहते हैं पवनें हाई से लो प्रेशर की तरफ बहनी चाहिए, पर यहां पे पवनें हाई से लो प्रेशर की तरफ तो नहीं बह रही है, परंतु पवनें जो है कहीं न कहीं, जो ये तो एक तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लग रहा है, जैसे पवनों को इस दिशा में बहना चाहिए, पर क्योंकि पृथ्वी जो है लगातार घूर्णन कर रही है, जिसके कारण लगता है कोरियोलिस फोर्स। इस कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है? इक्वेटर के ऊपर फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, स्वतंत्र रूप से गतिमान पवनें जो है वह राइट डायरेक्शन में और दक्षिणी गोलार्ध में जो है लेफ्ट डायरेक्शन में क्या कर जाती है? मूव कर जाती हैं। तो देखिएगा कि पवनों को उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाना, हाई से लो प्रेशर की तरफ जाना है, बट एट द सेम टाइम इनको राइट के अंदर भी यहां पे जो है लगातार क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो सोचिएगा आप लोग, जिस पवन को इधर जाना था उसको कहीं कहीं इस दिशा में भी एक फोर्स लगता रहता है आपके पास में। और जब ये पवनों की तेज गति होती है, कोरियोलिस फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज क्या होती है आपके पास में कि सर आप किस गोलार्ध में हो? उत्तरी गोलार्ध में हो तो राइट में बेंड होगा, दक्षिणी गोलार्ध में हो तो लेफ्ट में बेंड होगा, दिशा। और दूसरी चीज होती है स्पीड। तो डायरेक्शन और स्पीड, जिस किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है, जैसे यहां पे हम कहते हैं 300 सवा 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है यह जेट स्ट्रीम्स बहती है, तो इन जेट स्ट्रीम्स की स्पीड इतनी ज्यादा होने के कारण जो यहां पे
प्रेशर ग्रेडियंट के ठीक विपरीत कहीं कहीं क्या लगने लग जाता है इनके ऊपर, कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स इतना तीव्र लगता है कि ये राइट बैंड करती गई, राइट बैंड करती गई, राइट बैंड करती गई, राइट बैंड करती गई, ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने लग जाता है। तो जो कोरियोलिस फोर्स इसको थोड़ा बैंड कर देना था, इसकी वायु की तीव्रता के कारण अब इसके ठीक विपरीत दिशा में लगना शुरू हो जाता है। तो सोचिए दो बल लग रहे हैं, दो बल लग रहे हैं। एक बल कौन सा लग रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, उच्च से निम्न दाब की तरफ। दूसरा बल कौन सा लग रहा है आपके पास में, कोरियोलिस बल, पृथ्वी के घूर्णन के कारण विपरीत दिशा में। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको यहां से एक आदमी खींच रहा है, यहां से भी एक आदमी खींच रहा है, मेरी स्थिति तो वर्तमान तो यही रह जाएगी, राइट? एग्जैक्टली तो मैं ना ही तो राइट की तरफ चला जा सकता हूं, ना ही लेफ्ट की तरफ जा सकता हूं। जब दोनों तरफ से मेरे पे समान बल लगेगा तो मैं सीधा समानांतर गति कर दूंगा। इन्हें भू विक्षेपी पवनें कहा जाता है, जिन पे दो विपरीत दिशाओं से बल लगने के कारण ये ना ही तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दाब प्रवण बल के संपर्क में आती हैं, और ना ही ये कोरियोलिस बल के संपर्क में आती है, अपितु यह कहीं न कहीं 90 डिग्री एंगल के ऊपर सीधा ही पैरेलल, समानांतर गति करने लग जाती है। यानी इसको उच्च से निम्न दाब की तरफ जाना था, परंतु कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण यह कहीं न कहीं इन समदाब रेखाओं, आइसोबार लाइन के समानांतर गति करने लग जाती है। यह समझ में आया आपको कि हमारी ये जेट स्ट्रीम्स जियोस्ट्रॉफिक विंड्स है, जो कहीं न कहीं समदाब रेखाओं के समानांतर गति करती हैं पृथ्वी से लगभग 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई पे। जनरली जो दाब प्रवण बल है हाई से लो प्रेशर की तरफ पहुंचने जानी चाहिए, पर कोरियोलिस बल इनके ठीक विपरीत दिशा में होने के कारण यह समानांतर गति करने लग जाती है। ये खोपड़ी में बिठा लो, सिंपल है, समझने की चीज है। तो जेट स्ट्रीम्स लगातार आपके पास में तापमान और दाब के डिफरेंस के कारण बहती हैं, अपर एटमॉस्फेयर में बहती है। याद रखने लायक चीज है कि नहीं? स्पीड बहुत ज्यादा है। अब सोचिए कोई अगर इनको जेट स्ट्रीम नाम क्यों दिया? जेट मतलब एयरप्लेन से नाम दिया। क्यों नाम दिया भैया आपके पास में? कोई एयरप्लेन अगर यहां से इनबाउंड हो गया, सपोज एक एयरप्लेन है आपके पास में, यहां से इनबाउंड हो गया, इसके साथ साथ उड़ रहा है, तो इसकी स्पीड तो ये बढ़ा देगा ना। जबकि कोई एयरप्लेन अगर इसकी विपरीत दिशा में आ रहा है तो उसको रोकेगा, उसको थ्रस्ट देगा, उसको अवरोध पैदा करेगा। यस और नो? हम लोगों को जेट स्ट्रीम यहां पे नहीं देखने को मिलती, क्योंकि धरातल पे नहीं। कहां पे है? यह है आपके पास में पृथ्वी से 10-12 किलोमीटर ऊपर। तो 10-12 किलोमीटर ऊपर जब भी जेट वायुयान उड़ते हैं ना, सिविल एविएशन क्षेत्र के अंदर इसकी समझ पायलट लोगों को बहुत अच्छी होती है। इसी कारण, क्योंकि यह अगर जेट स्ट्रीम की दिशा में जो है आपके पास में जैसे इस क्षेत्र में, यूएसए के अंतर्गत अगर मैं कहूं, इस क्षेत्र में आपके पास में है सैन फ्रांसिस्को, इस क्षेत्र में है आपके पास में न्यूयॉर्क। तो सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क अगर मेरे को जाना है, बहुत फास्ट जाऊंगा, पर यही मैं अगर न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को आऊंगा तो इसके जेट स्ट्रीम की विपरीत दिशा में मैं ट्रेवल कर रहा हूं। तो सोचिए हवाएं चल रही हैं मेरे खिलाफ 300-250 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और मैं उसके खिलाफ एक एयरप्लेन उठा के ले जा रहा हूं। तो एयरप्लेन में क्या होगा? आपके पास में डिस्टर्बेंस पैदा होगा, है ना? हिकअप्स डेवलप होंगे कि नहीं होंगे? तो जो यहां पे पहुंचने में टाइम लग रहा है वो कम लग रहा है, वापस जाने में टाइम जो उससे 2 गुना लग रहा है। रीजन? जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम सिविल एविएशन के अंतर्गत, है ना, एरोप्लेन इंडस्ट्रीज के अंतर्गत, पायलट्स वगैरह के लिए काम की चीजें हैं आपके पास में। अब हमारे क्या काम की चीज? हम यूपीएससी पीएससी के स्टूडेंट्स हैं, हमें क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि ये जो सब ट्रॉपिकल और पोलर जेट स्ट्रीम है, जो पृथ्वी की सतह से 10-11 किलोमीटर की ऊंचाई पे बह रही है, दोनों ही हेमिस्फेयर में बह रही है, इनके वायुमंडल के तापमान, दाब और मौसम परिस्थितियों को परिवर्तन करने की शक्तियां होती है। कैसे होती हैं? इनके अलग अलग प्रकार देखिए। जैसे कि हम कहते हैं 50 से 70 डिग्री अक्षांश के बीच में ध्रुवीय जेट स्ट्रीम चलती है, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम जो कि पोलर जेट स्ट्रीम से। अब ये ध्रुवीय जेट स्ट्रीम की स्पीड देखिए भैया, लगभग 250 किलोमीटर है, और सर्दियों में ये अधिकांश सक्रिय हो जाती है। तो यह जेट स्ट्रीम जहां भी पहुंचेगी उस एरिया में क्या करेगी? तापमान कम कर देगी। दूसरा है 30 डिग्री अक्षांश के आसपास में उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। ये है आपके पास में उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब ये जेट स्ट्रीम क्या करती है दोस्तों? स्पीड थोड़ा कम है, पर सर्दियों और वसंत ऋतु को और ज्यादा इंटेंस कर देती है, और ज्यादा इंटेंस कर देती है ना। अब उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भी हो सकती है, जो 10 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास आती है, ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, 12 से 17 किलोमीटर। इसका मानसून पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। सोमाली जेट स्ट्रीम हो सकती है, पूर्वी अफ्रीका और अरब सागर को ये कहीं के प्रभावित करती है, मानसून की दिशा को ही बदल देती है ना। अब ध्रुवीय जो है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम भी होती है ना, 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे बहती है, स्पीड और भी भयंकर है,
300 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड। तो सोचिए सर्दियों के मौसम में जेट स्ट्रीम प्रभाव कर सकती है, जैसे हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। ये भारत में जो नॉर्थ वेस्टर्न भाग है ना, वहां पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बना देती हैं, प्रति चक्रवाती परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। कई बार आपने सुना होगा पश्चिमी विक्षोभ, है ना, सर्दियों में जो बारिश होती है उत्तर पश्चिमी भारत के अंतर्गत मेडिटेरेनियन से आए हुए लो प्रेशर अवदाब क्षेत्र को भारत के ऊपर धकेल दिया जाता है, और फलस्वरूप क्या होता है आपके पास में, यहां बारिश होती है। सर्दियों में इसे मावट कहा जाता है। अभी जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो इन्हीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हो रही है, और वो उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम के द्वारा लाई जाती है। अब गर्मियों में क्या होगा इसके कारण, गर्मियों में अगर हम देखें तो जेट स्ट्रीम जो है वो लगभग पहुंच जाती है आपके पास में नॉर्थ में, और उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी हवाओं के अंतर्गत लाने में यह मदद कर सकती है। तो जैसे जैसे यह वीक हो जाती है गर्मी के सीजन में, और इसके सब्स्टिट्यूट हो जाने के कारण हिंद आपके पास में गैंजेटिक प्लेन से ऊपर की तरफ चली जाती है हिमालय के नॉर्थ में, और उसके कारण ये क्या हो जाती है आपके पास में, ट्रेड विंड्स हमारे यहाँ पे पहुंच पाती है। मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच पाता है। सर्दियों के अंदर सबसे ज्यादा ये जेट स्ट्रीम इंटेंस हो जाती है। रेगिस्तान में जेट स्ट्रीम से और ज्यादा सर्दियां बढ़ जाती है हमारे राजस्थान में। तो हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है सर्दियों के समय, जम्मू कश्मीर तक यह पहुंच जाती है, और पंजाब तक भी यह पहुंच सकती है। तो देख सकते हैं आईटीसीजेड जो लो प्रेशर एरिया हमने जिसको कहा था आपके पास में, ठीक है ना, वह लगभग आपके पास में क्या कर रहा है, जैसे गर्मियों के अंतर्गत ये यहां पे उपस्थित है आपके पास में, पर जैसे ही आप सर्दियों का समय देखेंगे, विंटर्स का समय देखेंगे ना, तो यहां पे है आपके पास में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जो यहां से पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ यहां पे बह रही है, और इसके फलस्वरूप इस एरिया के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है आपको, ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, है ना, रिट्रीवल ऑफ मॉनसून देखने को मिलेगा। दोस्तों एक बेसिक जानकारी देना चाहूंगा, यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज है हमारे टाइटन संकल्प प्रहार बैचेस, जो इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में आपको अवेलेबल एक नॉमिनल प्राइस पे। इस नंबर पे आप कॉल करके भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एडिशनल जानकारी भी दे रखी है। मूविंग फॉरवर्ड, इस टेलीग्राम हैंडल से आप क्लास और कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली करंट अफेयर्स की सारी जानकारी, अपडेट्स और लाइव क्लासेस की भी अपडेट्स यहीं मिलेगी आपको, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की। उपोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम का मॉनसून से क्या संबंध है। देखिए, जो आपके तिब्बत का पठार है जो कि हिमालय के उत्तर में है, जैसे जैसे वह गर्म होता है वहां लो प्रेशर बनता जाता है, वो ऊपर जाकर के जो वो जेट स्ट्रीम का निर्माण करने लगता है कि ये तिब्बत है, तिब्बत से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी, ऊपर उठ करके ये मस्करीन जो कि आपके पास में लगभग आपके पास में साउथ वेस्ट इंडियन ओशन का ही एक भाग है, अरब सागर के ही दक्षिण के अंतर्गत, ये सोमालिया के आसपास की बात कर रहे हैं, मस्करीन हाई नामक स्थान के ऊपर जो है ये क्या करती है, हवाएं पाइल डाउन होती है, और यहां पे बनता है हाई प्रेशर, और इस हाई प्रेशर से वापस तिब्बतन लो की तरफ हवाएं बनना शुरू हो जाती है। तो ये मानसून हवाओं को संगठित करता है। दक्षिण एशिया में इससे भारी बारिश होती है। अब सर्दियों में इसके लुप्त होने से जो है मौसम ड्राई रहता है आपके पास में। तो एक और चीज पता चल गई आपको कि यहां पे जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बनती है वह कहीं न कहीं तिब्बतन हाई से मस्करीन, तिब्बतन लो प्रेशर से मस्करीन हाई प्रेशर की तरफ विंड्स को मूव करती हैं, और वापस मस्करीन हाई जैसे जैसे स्ट्रेंथन होगा तो आपका प्रेशर सेल जो है साउथ वेस्ट मानसून, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, वो और इंटेंस होगा। इससे यह समझ में आया कि सर मानसून में जेट स्ट्रीम का एक महत्वपूर्ण योगदान है। दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून जो हम कहते हैं गर्मियों में जो देखने को मिलता है, वह सोमाली जेट की भी उसमें एक भूमिका है। सोमाली जेट स्ट्रीम जो है दोस्तों आपके पास में, सोमाली ये आपके पास में एरिया है, इस एरिया से जो है हाई प्रेशर के आसपास से जो है ये बहना शुरू होती है, और यह क्या करती है आपके पास में इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे उच्च, आपके पास में जो है इस हाई प्रेशर से इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लो प्रेशर की तरफ बहना शुरू करती है। तो मेडागास्कर के पास में उच्च दाब को मजबूत करती हैं, और मानसून से भारत के अंदर जो है साउथ वेस्ट मानसून वो और इंटेंस हो जाता है। यही नहीं, सर्दियों के अंतर्गत हमने यह कहा आपके पास में उपोष्ण कटिबंधीय सर्दियों में यह दक्षिण की ओर हिमालय के पास बहती हैं, और गर्मियों जैसे ही आती हैं ये तिब्बत के पठार पे बहती हैं। तो गर्मियों के अंदर क्या चालू हो जाता है, वापस आपके पास में प्रॉपर पी कोटेश्वरम साइकिल शुरू हो जाता है। जेट स्ट्रीम का जलवायु महत्व क्या है, मॉनसून की शुरुआत और मॉनसून की वापसी, मतलब रिट्रीवल ऑफ मॉनसून और अराइवल ऑफ मॉनसून में जेट स्ट्रीम का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर जेट स्ट्रीम वहां पे देखने को मिलेगी, वहां पे मॉनसून नहीं देखने को मिलेगा। अगर हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के उत्तर में होगा तो यहां पे मॉनसून ज्यादा इंटेंस होगा। ओजोन परत के क्षरण में भी इसका एक योगदान देखने को मिलता है। अब चक्रवात और प्रतिचक्रवात के निर्माण में भी इसका एक मदद है आपके पास, साइक्लोनिक एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस यहां पे हो सकती हैं।
कुल मिलाकर के भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी और कैस्पियन सी से जो लो प्रेशर अवदाब निम्न क्षेत्र जो साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, उन साइक्लोन्स को यहाँ पे कहीं न कहीं इसी जेट स्ट्रीम के साथ में क्या कर दिया जाता है, उत्तर पश्चिमी भारत में क्या कर दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है। और इसी कारण यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आपके उत्तर पश्चिमी भारत के कई सारे राज्यों में सर्दियों में बारिश करवाती है। और फलस्वरूप क्या देखने को मिलता है हमें, विंटर रेनफॉल, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। जेट स्ट्रीम के रूप में आपको कई सारी चीजें पता होनी चाहिए कि यह किसी भी रीजन की जलवायु को बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं। इसकी गति, दिशा और प्रभाव का अध्ययन करना चाहिए ताकि मौसम की भविष्यवाणी और जलवायु परिवर्तन को और बेहतर समझा जा सके। सतह की जानकारी तो है आपको, पर वायुमंडल से कई किलोमीटर ऊपर, कई मील थिक, कई हजारों मील लंबी ये जो पवनें चलती हैं, जेट स्ट्रीम चलती हैं, इसकी भी जानकारी होना आवश्यक है। इस पे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे जेट स्ट्रीम्स क्या है, अपर वायुमंडल के अंतर्गत यह तेजी से बहने वाली पवन धाराएं हैं, जेट स्ट्रीम का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे ये नियंत्रित करती हैं, वर्षा के वितरण को कैसे प्रभावित करती हैं, मानसून के ऑनसेट को, मानसून के अराइवल को, रिट्रीवल को, ये जानकारी होना जरूरी है। विद दिस बीइंग सेड, आपको क्लास के उपरांत मैं देता हूं कुछ माइंड मैप्स। जैसे आपको नोट्स बनाने होंगे ना, तो जेट स्ट्रीम का परिचय, क्या विशेषताएं हैं दोस्तों इनकी, विशेषताओं के अंतर्गत इनकी लंबाई, चौड़ाई, गति, है ना, गहराई, इनके मौसम की परिवर्तन की हम लोग बात करेंगे, तापमान और दाब प्रवणता के कारण यह बनती है, वायु संचलन और कोरियोलिस बल वाली बात करते हुए फ्रिक्शन की बात करेंगे, स्थायी जेट स्ट्रीम होती हैं, कुछ मौसमी जेट स्ट्रीम्स होती हैं जैसे सोमाली वगैरह की हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा वैश्विक मौसम पे, क्षेत्रीय मौसम पे, मौसम पूर्वानुमान में कैसे प्रयोग किया जा सकता है इसके अध्ययन को, इनका महत्व क्या है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उसके उदाहरण के साथ में आपने काफी सारी चीजें बतानी है। लास्ट में हीट डोम समझना है कि वायुमंडलीय जो हाई प्रेशर होता है, समुद्र की सतह के तापमान में डिफरेंसेस के कारण पर्वतीय क्षेत्रों पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसके कारण कई एरिया में ज्यादा सूखा, ज्यादा गर्मी हो सकती है आपके पास में, मौसम प्रणाली व्यवधानित हो सकती है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के रूप में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल अभी ब्रिटेन के अंदर है, लिटिल में है, कोलंबिया में है, रिकॉर्ड तापमान देखने को मिला है। तो लिटिल ब्रिटिश कोलंबिया में क्या देखने को मिला है आपको, 2021 में बहुत ही ज्यादा जो है रिकॉर्ड तापमान देखने को मिला, सर्दियों के अंतर्गत भी हाई टेम्परेचर, और वो हुआ था हीट डोम के कारण, क्योंकि वायुमंडलीय परिस्थितियां ही ऐसे हो चुकी थी। इसके उपरांत मैं आपको बताना चाहता हूं डेली करंट अफेयर्स के बारे में। हर रोज सुबह 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता है, उसे पढ़िए, माइंड मैप्स के साथ में पढ़िए, हर टॉपिक को डिटेल और अच्छे से पढ़िए आप लोग। द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की समरी दी जाती है आपको बहुत ही सिंपल ल्यूसिड मैनर में। सुबह 9 बजे ये सेशन लाइव होता है, आप लोगों को भी उसे अटेंड करना है। वीडियो कैसे लगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, क्लास के नोट्स आपको वहीं से मिलने वाले हैं। विद दिस बीइंग सेड, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।